वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एक्सेलरेशन को समझने वाले हैं। एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में हम समझेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। मोशन इन 1D ये थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे थे 11th क्लास के एनसीईआरटी से। सो आर्टिकल 3.5 एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जनरल चेंजेस ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। तो जब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, किसी क्वांटिटी में चेंज होने की रेट हम निकाल सकते हैं। हाउ टू डिस्क्राइब दिस चेंज, इस चेंज को कैसे एक्सप्रेस करना है। शुड इट बी डिस्क्राइब एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस और विद टाइम। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में। दिस वाज प्रॉब्लम इवन इन गैलीलियोस टाइम। It was first thought that this change could be described by the rate of change of velocity with distance, but through his studies of motion of freely falling objects and motion of objects on an inclined plane, Galileo concluded that the rate of change of velocity with time is a constant of motion for all objects in free fall. क्योंकि सभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से गिरते हैं। On the other hand, the change in velocity with distance is not constant. It decreases with increasing distance of fall. तो लॉजिकली इसको अगर समझा जाए तो गैलीलियो ने इस फैक्ट को क्लियर किया कि सूटेबल क्या रहेगा, वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ दिखाना या वेलोसिटी का चेंज डिस्टेंस के साथ दिखाना। दिस लेड टू द concept of acceleration as the rate of change of velocity with time. तो जो एवरेज एक्सेलेरेशन है उसको हम a बार लगाकर दिखाते हैं। पहले भी हमने सीखा था बार लगा इसको दिखाया जाता है। ओवर ए टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। यानी एक्सेलेरेशन को हमने कैसे दिखाया, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये क्या हो गया, डेल्टा v बाय डेल्टा t। तो ये इसको हम कहेंगे एवरेज एक्सेलेरेशन। तो अगर सिमेट्री पर गौर किया हो आपने तो यहाँ थोड़ी सिमेट्री है, उसको हम समझ लेते हैं किस तरह की सिमेट्री है। जो वेलोसिटी थी वो थी dx बाय dt, ये थी वेलोसिटी। ये कैसे मिली थी हमको, लिमिट लगाने पर किसमें, डेल्टा x बाय डेल्टा t में। और डेल्टा x बाय डेल्टा t क्या था, x2 माइनस x1। यानी एवरेज वेलोसिटी जो थी, ये तो मैंने इंस्टेंटेनियस लिखी है, एवरेज वेलोसिटी थी बच्चों x2 माइनस x1। जब तक मैं वेक्टर का सिंबल नहीं लगाता ये स्पीड है, अपॉन t2 माइनस t1। और जैसे मैं वेक्टर का सिंबल लगा देता हूं, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो ये बन जाती है एवरेज वेलोसिटी। ऐसे इधर है, जब तक मैंने वेक्टर का सिंबल नहीं लगाया है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, और जैसे ही मैं वेक्टर का सिंबल लगा देता हूं ये बन जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसी सीक्वेंस में अगर हम आगे बात करें dv बाय dt, स्पीड के चेंज होने की रेट, बच्चों ये बनता है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। पर अगर मैं इसे वेक्टर से दिखाता हूं तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो बन जाता है एक्सेलरेशन। और यहीं पर अगर मुझे निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन, तो जो एवरेज एक्सेलरेशन है वेक्टर फॉर्म में अगर मैं उसको दिखाऊं, ये एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, जो कि कितना होगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। जहां पर ये दोनों वेलोसिटीज रहेंगे उनका मैग्नीट्यूड हमको लेना होगा। ये थोड़ा सा समझने की बात है। पर अगर मैं वेलोसिटी की टर्म में लेता हूं तो ये एवरेज एक्सेलरेशन बन गया, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो दीज आर दी नोटेशंस।
where v2 and v1 are the instantaneous velocities or simply velocities at time t2 and t1. It is the average change of velocity per unit time. The SI unit of acceleration is meter per second square, क्योंकि velocity की SI unit meter per second, उसको हम divide कर देंगे एक और second से, तो meter per second square. On a plot of velocity versus time, the average acceleration is the slope of the straight line connecting the points corresponding to v2 t2 and v1 t1. तो जब भी मैं velocity time का ग्राफ खींचूंगा तो एवरेज एक्सेलेरेशन किससे मिलेगा? उस ग्राफ के स्लोप से मिलेगा. The average acceleration for velocity time graph shown in figure 3.7 for different time interval 0 सेकेंड 10 सेकेंड 0 से 10 सेकेंड का इंटरवल लें, 10 सेकेंड से 18 सेकेंड का इंटरवल लें. ये सेम ग्राफ को हमने एक्सटेंड किया है, 18 सेकेंड से 20 सेकेंड का इंटरवल लें और उसको न्यूमेरिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ग्राफ में ऐसे प्लॉट कर सकते हैं. तो 0 से 10 सेकेंड तक क्योंकि एक्सेलेरेशन जो है, एवरेज एक्सेलेरेशन निकाला हमने 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया. 10 सेकेंड से 18 सेकेंड तक ये जीरो आया, कोई एक्सेलेरेशन वहां पर नहीं है. और 18 सेकेंड से 20 सेकेंड तक आया -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एवरेज एक्सेलेरेशन. Instantaneous acceleration is defined in the same way as the instantaneous velocity. जैसे हम ये कंडीशन इम्पोज करेंगे तो ये बन जाएगा instantaneous acceleration. Limit delta t tends to 0, delta v by delta t, it is dv by dt. The acceleration at an instant is the slope of the tangent of the velocity time curve at that instant. पूरी सिमेट्री चल रही है अगर आपने नोट किया तो. For the Vt curve shown in figure 3.7, we can obtain acceleration at every instant of time. The resulting acceleration time curve is shown in figure 3.8. तो ये जो 3.8 में ग्राफ बनाया गया है, किससे बनाया गया है? उसी से 3.7 वाले से बनाया गया. 3.7 वाले से कैसे? ये रहा हमारा ग्राफ 3.7. तो ये था वेलोसिटी और टाइम में. यहां हम देख रहे हैं वेलोसिटी के चेंज होने की रेट यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, स्लोप लगातार बदल रहा है. तो बच्चों एक्सेलेरेशन भी बदल रहा है. अब ये स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है तो एक्सेलेरेशन भी बढ़ रहा है. यहाँ स्लोप चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलेरेशन जीरो है और उसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है. तो हम उसको रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलेरेशन भी कह सकते हैं. तो इसी ग्राफ से बनाया गया है इस ग्राफ को. अब यहाँ आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट रिटार्डेशन है नेगेटिव में -12. कांस्टेंट क्यों है? उसका रीजन सिंपल सा, यहाँ आप देख रहे हैं स्लोप जो है कांस्टेंट है. यहाँ तो स्लोप लगातार चेंज हो रहा है, कर्व का कर्वेचर चेंज हो रहा है. यहाँ कर्व का कर्वेचर चेंज नहीं हो रहा है, स्लोप कांस्टेंट है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ खींचना भी सीखना है. We see that the acceleration is non-uniform over the period 0 to 10 second. It is 0 between 10 second and 18 second and it is constant with value -12 meter per second square between 18 second and 20 second. When the acceleration is uniform, obviously it equals the average acceleration over that period. बिल्कुल वैसे जैसे हमने अभी मार्क किया था वेलोसिटी के लिए. जब एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन एवरेज एक्सेलेरेशन के बराबर होगा. Since velocity is a quantity having both magnitude and direction, a change in velocity may involve either or both of these factors. ये important concept है बच्चों. Velocity को अगर change होना है तो दो तरह से change हो सकती है. Velocity में magnitude भी है, direction भी है. Magnitude में change होती है तो भी acceleration होगा. Direction में change होती है, जैसे कि circular motion में हम पढ़ेंगे. Circular motion में क्या होता है? Direction लगातार बदलती है तो भी वहां पर एक्सेलेरेशन होगा, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन नाम देते हैं. Therefore,
Acceleration therefore may result from a change in speed, magnitude में change, or a change in direction or changes in both, दोनों की वजह से. ये fine detail है इसकी. Like velocity, acceleration can also be positive, negative or zero. तीनों तरह से हो सकता है क्योंकि वेक्टर है. Position time graphs for motion with positive, negative and zero acceleration are shown in figures 3.9 A, B and C respectively. Note that the graph curves upward for positive acceleration, downward for negative acceleration, जैसा भी हमने डिस्कस किया था, and it is a straight line for zero acceleration. As an exercise, identify in figure 3.3 the regions of curve that corresponds to these three cases. वो आप identify कर सकते हैं. Although acceleration can vary with time, our study in this chapter will be restricted to motion with constant acceleration. यानी इस चैप्टर में हम अपने आपको लिमिट कर लेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तक की बात करेंगे, एक्सेलरेशन वेरिएबल के केस हम डील नहीं करेंगे. In this case, the average acceleration equals the constant value of acceleration during the interval. If the velocity of an object is v0 at t equal to 0 and v at time t, we have average acceleration जो है v minus v0 upon t minus 0, और यहाँ से ये इक्वेशन आ जाती है. एनालिटिकली हमने ये इक्वेशन लिखी कि वेलोसिटी v जो है वो होगी v0 प्लस at. हाँ, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो आप देख रहे हैं ग्राफ का स्लोप कैसा, नेगेटिव है तो स्लोप कैसा, और कांस्टेंट है तो कैसा. पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन. यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ है. पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है पर कांस्टेंट रेट पर हो रही है. पोजीशन कांस्टेंट रेट पर चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन जीरो है. Let's see how velocity time graphs looks like for some simple cases. Figure 3.10 shows velocity time graph for motion with constant acceleration for the following cases. तो अब हम velocity time graph की बात कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं. Acceleration time graph हमने देख लिया. An object is moving in a positive direction with positive acceleration. For example, the motion of the car between t is equal to 0 to t equal to 10 सेकेंड. तो ये ग्राफ ए जैसा दिखेगा हमको. वेलोसिटी बढ़ रही है. उसके बाद बी पार्ट की बात करते हैं अगर हम, यानी इंडिविजुअल सेगमेंट्स यहाँ डिस्कस किए हमने. तो बी पार्ट में an object is moving in positive direction with a negative acceleration. velocity घट रही है उसकी, जिसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं. For example, motion of the car in figure 3.3 between 18 second and 20 second. तो लास्ट पार्ट को अगर डील करें तो ग्राफ ऐसा, velocity is decreasing. C part, an object is moving in negative direction with a negative acceleration. डायरेक्शन उसकी अपोजिट है. फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ कार मूविंग फ्रॉम O in figure 3.1 in negative x direction with increasing speed. अगर वो negative x डायरेक्शन में जा रही है और स्पीड उसकी बढ़ रही है तो ग्राफ बच्चों नीचे चले जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऐसे दिखाएंगे. ये बता रहा है कि स्पीड बढ़ रही है. ये देखें आप, y एक्सिस पर स्पीड बढ़ रही है और स्लोप नेगेटिव है. देन केस डी, उसकी बात करते हैं. An object is moving in positive direction, जा तो positive direction में रहा है till time t1 and then turns back, फिर लौटता है with the same negative acceleration. एक्सेलरेशन में चेंज नहीं होता, बस साइन चेंज हो जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव. ऐसा होता है जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाता है और जब नीचे आता है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है, एक्सेलरेशन पूरे टाइम सेम रहता है. तो फिगर 3.1 में ऐसा दिखा है till time t1 with decreasing speed and turning back and moving with the same negative acceleration. तो उसको ग्राफ में हम कैसे दिखाएंगे? आप देख रहे हो पूरे टाइम स्लोप सेम है, बस डायरेक्शन चेंज हो गई है. तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर पॉजिटिव है ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में नेगेटिव. t1 तक पॉजिटिव है, t1 से t2 एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. तो ये थोड़ा सा ग्राफ की प्रैक्टिस आपको करनी है. मैं बोर्ड पे अलग तरह से भी एक पूरा लेक्चर सिर्फ ग्राफ पढ़ लूंगा ग्राफ्स को समझाने के लिए. Velocity time graph for motions with constant acceleration
motion in positive direction with positive acceleration, motion in positive direction with negative acceleration, motion in negative direction with negative acceleration, motion of an object with negative acceleration that changes direction at time t1 between time 0 to t1. तो ये सब हमने देखा. Now statement requires use of calculus. कौन सा statement? इसी की बात कर रहे हैं जो ग्राफ से जस्ट पहले जनरल प्रूफ, ये जो स्टेटमेंट दिया हमने. An interesting feature of velocity time graph for any moving object is that, बहुत ही important detail, the area under the curve represent the displacement over a given time interval. कौन से कर्व का एरिया? वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया अंडर द कर्व अगर मैं निकालता हूं नीचे का एरिया, तो वो उस टाइम इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें देता है. तो उसको हम समझते हैं कैसे. Statement requires use of calculus. We can, however, see that it is true for the simple case of an object moving with constant velocity u. Its velocity time graph ऐसा दिखेगा. u है पूरे टाइम वेलोसिटी. अब एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम कर्व में निकालता हूं तो वो हो गया u इंटू टी, यानी वेलोसिटी इंटू टाइम, जो कि डिस्प्लेसमेंट के बराबर है ऑब्वियसली. The VT curve is a straight line parallel to the time axis, and the area under it between t equal to 0 to t equal to t is the area of the rectangle of height u and base t. Therefore, area ut, which is the displacement in this time interval. How come in this case an area is equal to distance? Think. Note the dimension of quantities on the two coordinate axes and you will arrive at the answer. अब यूनिट्स मल्टीप्लाई करके देख लें, डायमेंशन मल्टीप्लाई करके देख लें. नोट दैट द xt, vt and at graphs shown in several figures in this chapter have sharp kinks at some points, implying that the functions are not differentiable at these points. ये हम डिफरेंशिएशन में डिटेल समझते हैं कि कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन. In any realistic situation, the functions will be differentiable at all points and the graphs will be smooth. यानी ये जो दिखाई है किंक वाली सिचुएशन, ये रियलिस्टिक नहीं है. एकदम से कोई इधर जाता जाता एकदम से नहीं मूव करेगा. इट विल बी, द चेंज विल बी स्मूथ, रुकेगा फिर मुड़ेगा. व्हाट दिस मींस फिजिकली इज दैट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी कैन नॉट चेंज वैल्यूज एब्रप्टली एट एन इंस्टेंट. चेंजेस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप अंडरलाइन करें. तो इस लेक्चर में हमने यहाँ तक सीखा. नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो हर स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, हम डिराइव करना सीखेंगे. ग्राफिकली, कैलकुलस से, एनालिटिकली, तीनों मेथड से हम डिराइव करना सीखेंगे बोर्ड पर. ओके, मिलते हैं बच्चों.